नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो दिखता तो तकनीकी है, पर असल में ये तय करता है कि हमारे ऐप स्मूथ चलेंगे या क्रैश हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। हमारे पास रॉयल रिसर्च का एक बहुत ही शानदार लेख है, मॉडर्न प्रोग्रामिंग में मेमोरी मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस। और इसके आधार पर हम देखेंगे कि सी, जावा और गो जैसी भाषाएं कंप्यूटर की मेमोरी को कैसे संभालती हैं। ठीक है, चलिए इसे खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। और मेमोरी मैनेजमेंट को अगर एकदम सरल भाषा में समझे ना, तो ये कंप्यूटर की मेमोरी को किराए पर देने और वापस लेने जैसा है। जब कोई ऐप चलता है, उसे काम करने के लिए जगह चाहिए, तो मैनेजमेंट का काम है वो जगह देना और काम खत्म होने पर वो जगह खाली करवा लेना। और जैसा कि लेख में बताया गया है, यहीं पर भाषाओं के बीच एक बुनियादी फर्क आ जाता है। ये एक फिलॉसफी का सवाल है। क्या डेवलपर को पूरा कंट्रोल देना है या फिर उसे एक ऑटोमेटिक कार देनी है जो ज्यादातर काम खुद कर ले? पूरा कंट्रोल बनाम ऑटोमेशन, ये तो हर जगह की बहस है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, जहां डेवलपर ही राजा हुआ करता था। हमारा स्रोत कहता है कि सी भाषा इसी पूरा कंट्रोल वाली फिलॉसफी का सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, उसे प्रोग्रामिंग का वाइल्ड वेस्ट कह सकते हैं। पावर बहुत, पर खतरा भी उतना है। वाइल्ड वेस्ट, ये अच्छा है। सी में प्रोग्रामर को मैलॉक जैसे फंक्शन का इस्तेमाल करके ऑपरेटिंग सिस्टम से सीधे मेमोरी मांगनी पड़ती है। अच्छा, मतलब खुद मांगनी पड़ती है। हाँ, और सबसे जरूरी बात, काम खत्म होने पर फ्री फंक्शन से उसे वापस भी करना पड़ता है। इसका फायदा जबरदस्त है। आपको मेमोरी पर इतना बारीक कंट्रोल मिलता है कि आप परफॉर्मेंस को उस हद तक निचोड़ सकते हैं। मतलब हर बाइट आपके कंट्रोल में है। बिल्कुल, हर बाइट। सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन अगर कोई मेमोरी को फ्री करना भूल गया तो तब क्या होता है? यहीं से मुश्किलें शुरू होती हैं। अगर आप मेमोरी खाली करना भूल गए तो उसे कहते हैं मेमोरी लीक। सोचिए, आपने होटल में एक कमरा बुक किया, इस्तेमाल किया और बिना चेकआउट किए चले गए। तो वो कमरा तो ब्लॉक हो गया। एग्जैक्टली। होटल उसे किसी और को नहीं दे सकता। अब अगर आपका प्रोग्राम ये बार बार करता रहा तो धीरे धीरे सिस्टम की सारी मेमोरी भर जाएगी और फिर पूरा सिस्टम या तो बहुत स्लो हो जाएगा या क्रैश कर जाएगा। मुझे याद है, कॉलेज में मैंने एक छोटे से मेमोरी लीक को ढूंढने में 2 दिन लगा दिए थे। वो अनुभव, उफ। 2 दिन? यह तो वाकई बहुत ज्यादा है। हाँ, पर उसने मुझे मेमोरी की इज्जत करना सिखा दिया। लेकिन लेख में एक और खतरे का जिक्र है, डैंगलिंग पॉइंटर। ये मेमोरी लीक से भी ज्यादा खतरनाक बताया गया है। हाँ, ये कहीं ज्यादा खतरनाक है। डैंगलिंग पॉइंटर का मतलब है कि आपने कमरा तो चेकआउट कर दिया, मतलब मेमोरी फ्री कर दी। ठीक है। लेकिन आपके पास उस कमरे की चाबी अभी भी है। ओहो। और आप उस चाबी से दरवाजा खुलने की कोशिश कर रहे हैं। अब हो सकता है कि वो कमरा किसी और को मिल गया हो। तो आप किसी और के कमरे में घुस जाएंगे। हाँ। प्रोग्रामिंग में इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। आपका प्रोग्राम तुरंत क्रैश हो सकता है, या सबसे बुरी बात, क्या? वो गलत डेटा के साथ चुपचाप काम करता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। ठीक है, ये तो काफी डरावना है। तो एक अच्छा सी प्रोग्रामर इस पावर को बिना सब कुछ उड़ाए कैसे इस्तेमाल करता है? सावधानी के अलावा कुछ स्मार्ट टेक्निकें हैं। लेख में बताया गया है कि बार बार मेमोरी मांगने और लौटाने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। तो प्रो डेवलपर्स क्या करते हैं, वो प्रोग्राम की शुरुआत में ही मेमोरी का एक बड़ा सा हिस्सा, जिसे पूल कहते हैं, मांग लेते हैं। अच्छा, एक बार में ही? हाँ, और फिर अपने प्रोग्राम के अंदर ही उस पूल से छोटी छोटी जगह देते और वापस लेते रहते हैं। इससे स्पीड बढ़ जाती है। और आपने स्टैक और हीप की भी बात की थी, वो क्या है? इसे ऐसे समझिए, स्टैक आपकी डेस्क की तरह है। जो काम अभी कर रहे हैं उससे जुड़ी चीजें ऊपर रखी हैं, काम खत्म होते ही हटा दी। ये बहुत तेज और ऑटोमेटिक है। ठीक है। और हीप एक बड़े गोदाम की तरह है। वहां से कुछ लाने के लिए अर्जी देनी पड़ती है, यानी मलॉक, और काम खत्म होने पर वापस रखना पड़ता है, फ्री। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है पर धीमा है। तो एक अच्छा प्रोग्रामर जानता है कि कब डेस्क पर काम चलाना है और कब गोदाम से सामान लाना है। बिल्कुल। सी में इतनी जिम्मेदारी, ये तो बहुत थका देने वाला लगता है। प्रोग्रामर्स ने ये नहीं कहा कि भाई कोई आसान तरीका होना चाहिए। मुझे लगता है कि यहीं से जावा की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल, जावा का जन्म इसी समस्या के समाधान के तौर पर हुआ था। जावा के डिजाइनर्स ने कहा, डेवलपर्स को बिजनेस लॉजिक पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मेमोरी के हर बाइट का हिसाब रखने पर। तो उन्होंने एक क्रांतिकारी चीज पेश की, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन,
जिसे हम जीसी भी कहते हैं। गार्बेज कलेक्शन। लाख या फ्री की चिंता ही नहीं करनी। आप बस ऑब्जेक्ट्स बनाते जाइए और जब जावा का रन टाइम सिस्टम देखता है कि किसी ऑब्जेक्ट का आपको इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो गार्बेज कलेक्टर नाम का एक प्रोग्राम पर्दे के पीछे आके चुपचाप उस मेमोरी को साफ कर देता है। ये तो कमाल का आइडिया है। एक ऑटोमेटिक रोबोट जो आपके पीछे पीछे सफाई करता चले। इससे तो मेमोरी लीक और डैंगलिंग पॉइंटर जैसी समस्याएं मतलब खत्म ही हो गई। ज्यादातर खत्म हो गई, हाँ। लेकिन अगर कोई चीज पर्दे के पीछे अपने आप हो रही है तो क्या हम उसका नियंत्रण खो देते हैं? क्या इसकी कोई कीमत चुकानी पड़ती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। गार्बेज कलेक्टर की भी एक कीमत है और उसे कहते हैं स्टॉप द वर्ल्ड पॉज। स्टॉप द वर्ल्ड पॉज, ये क्या है? आपकी रोबोट वाली एनालॉजी बहुत अच्छी थी। कल्पना कीजिए कि आपका सफाई करने वाला रोबोट बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन हर घंटे वो 1 सेकंड के लिए घर की मेन पावर सप्लाई बंद कर देता है। क्या? क्यों? ताकि वो अपने सेंसर्स को रीसेट कर सके। ज्यादातर समय आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर वो पावर ठीक उस वक्त बंद हो जब आप अपनी पसंदीदा फिल्म का क्लाइमैक्स देख रहे हो, तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। हाँ, बिल्कुल। तो प्रोग्रामिंग में कल्पना कीजिए कि आप एक ऑनलाइन गेम में हैं, आखिरी सेकंड चल रहा है और जैसे ही आप जीतने वाला शॉट लेने वाले हैं, स्क्रीन एक पल के लिए जम जाती है। ओ नहीं। हो सकता है कि ये जीसी का स्टॉप द वर्ल्ड पॉज हो। अच्छा। ज्यादातर ऐप्स में ये महसूस नहीं होता, लेकिन जहां हर मिली सेकेंड मायने रखता है, वहां ये हार और जीत का फैसला कर सकता है। तो क्या आप इस गार्बेज कलेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं? आप पूरी तरह से उसकी दया पर हैं? आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप से। अच्छा। जावा वर्चुअल मशीन मतलब जेवीएम में कई तरह के गार्बेज कलेक्टर्स होते हैं। G1 GC, ZGC, जो अलग-अलग सिचुएशन के लिए बने हैं। एक अनुभवी जावा डेवलपर अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से सही जीसी चुनता है और उसकी सेटिंग्स को ट्यून करता है, ताकि वो सफाई वाला रोबोट क्लाइमैक्स के बीच में पावर बंद ना करे। बिल्कुल। ये अपने आप में एक बहुत गहरी फील्ड है। ठीक है, तो हमारे पास सी है, एक हाई परफॉर्मेंस रेस कार जिसे चलाने के लिए खास स्किल चाहिए। सही। और फिर जावा है, जो एक सुरक्षित भरोसेमंद फैमिली कार है, पर कभी-कभी हाईवे के बीच में 1 सेकंड के लिए रुक सकती है। ऐसा लगता है कि बाजार में एक गैप है। हाँ। और रॉयल रिसर्च का लेख गो भाषा को इसी गैप को भरने की कोशिश के तौर पर देखता है। हाँ, गो एक बहुत ही दिलचस्प केस है। इसे गूगल ने 21वीं सदी की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया। इसके बनाने वालों ने सी की परफॉर्मेंस और जावा की सहूलियत दोनों से सीखा। तो इसमें दोनों की अच्छी बातें हैं। एक तरह से गो में जावा की तरह ही ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर है, लेकिन इसका गार्बेज कलेक्टर जमीन से ही एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। कंकरेंसी, यानी एक साथ हजारों काम करना। एग्जैक्टली। आज की दुनिया सोचिए, जब आप नेटफ्लिक्स देखते हैं तो उनके सर्वर एक ही समय में लाखों लोगों को वीडियो स्ट्रीम कर रहे होते हैं। गो को ऐसी कामों के लिए बनाया गया है। इसका गार्बेज कलेक्टर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो इन हजारों चलते हुए कामों में कम से कम दखल दे। अच्छा, मतलब उसके स्टॉप द वर्ल्ड पॉज बहुत छोटे होते हैं। बहुत छोटे, अक्सर 1 मिलीसेकंड से भी कम। तो ये सादगी और मॉडर्न परफॉर्मेंस के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाता है। लेकिन क्या बीच का रास्ता अपनाने का मतलब ये नहीं है कि गो किसी भी एक काम में सबसे अच्छा नहीं है? मतलब ये सी जितनी तेज नहीं है और शायद जावा जितनी बड़ी और स्थापित इकोसिस्टम वाली भी नहीं। क्या ये मास्टर ऑफ नन नहीं बन जाती? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और टेक्नोलॉजी में ये ट्रेड ऑफ हमेशा रहता है। गो आपको सी जैसा हार्डवेयर लेवल कंट्रोल नहीं देती, आप मेमोरी के हर बाइट के साथ नहीं खेल सकते। सही। लेकिन गो जिस काम के लिए बनी है, नेटवर्क सर्विसेज, APIs, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें ये कमाल की है। लेख भी यही कहता है कि गो की खूबी उसकी सादगी और अपने काम पर फोकस है, और गो अपने साथ बेहतरीन प्रोफाइलिंग टूल्स देता है। ये एक तरह से आपके प्रोग्राम का एक्स-रे होते हैं, जो दिखाते हैं कि मेमोरी कहाँ इस्तेमाल हो रही है। हाँ, और कहाँ परफॉर्मेंस में रुकावट आ रही है। ठीक है, तो इस सब के बाद अगर मैं एक डेवलपर हूं और आज एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूं, तो सी, जावा, गो, मेरा तो सिर घूम जाएगा। मैं कैसे फैसला करूं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि आप बना क्या रहे हैं। कोई एक भाषा सबसे अच्छी नहीं है, बस अलग-अलग कामों के लिए सही भाषा होती है। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लेख इसे 3 मुख्य सवालों में तोड़ता है। 1, आपको कंट्रोल कितना चाहिए? 2,
आपकी परफॉर्मेंस की ज़रूरतें क्या हैं? और 3, क्या आपके ऐप को कॉन्करेंसी की ज़रूरत है? तो इन सवालों के आधार पर कुछ असली दुनिया के उदाहरण? बिल्कुल। अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर बना रहे हैं या एक वीडियो गेम के लिए ग्राफिक्स इंजन लिख रहे हैं, जहां हर मिलीसेकंड कीमती है। हाँ, तो आप C या C++ चुनेंगे। आप वो आखिरी 5% परफॉर्मेंस चाहते हैं। ठीक है, और जावा? अगर आप एक बड़ी बैंक के लिए एंटरप्राइज लेवल सिस्टम बना रहे हैं जहां सुरक्षा और स्थिरता सबसे जरूरी है, तो आप जावा चुनेंगे। समझ गया। ज्यादातर एंड्रॉयड ऐप्स भी जावा या कॉटलिन में बनते हैं, जो JVM पर ही चलती है। और गो? अगर आप एक मॉडर्न वेब सर्विस बना रहे हैं, जैसे कोई सोशल मीडिया ऐप का बैकएंड जिसे एक साथ लाखों रिक्वेस्ट हैंडल करनी है, तब गो। यहाँ आपको तेजी से डेवलपमेंट भी करना है और परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए। आज के बहुत से क्लाउड नेटिव टूल जैसे डॉकर और कुबरनेटीज वो भी गो में लिखे गए हैं। तो बात ये नहीं है कि कौन सी भाषा बेहतर है, बल्कि ये है कि काम के लिए सही टूल कौन सा है। हथौड़े से पेच कसने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। रॉयल रिसर्च का ये लेख इस चुनाव को बहुत अच्छी तरह से साफ करता है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि लेख के निष्कर्ष में कहा गया है, ये है कि इन अलग-अलग मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम को समझना आपको किसी भी भाषा में एक बेहतर प्रोग्रामर बनाता है। अगर आप समझते हैं कि पर्दे के पीछे मेमोरी कैसे काम कर रही है, तो आप ज्यादा सोच समझकर कोड लिख सकते हैं, चाहे वो C हो, जावा हो या गो। ये एक बेहतरीन अंत है, लेकिन श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़कर जाते हैं। ये लेख C, जावा और गो पर केंद्रित था, लेकिन मैनुअल नियंत्रण बनाम ऑटोमेटिक सिस्टम का ये सिद्धांत हमारी जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों में कैसे लागू होता है? सोचिए अपने दिन के शेड्यूल को मैनेज करने के बारे में, या अपनी डिजिटल फाइलों को व्यवस्थित करने के बारे में। आप कहाँ हर छोटी चीज पर पूरा बारीक नियंत्रण पसंद करते हैं, और कहाँ आप चाहते हैं कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम आए और आपके लिए काम कर दे, भले ही उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो। इस पर विचार कीजिएगा।